नमस्कार दोस्तों, मैकेनिकल एक्सप्लोरर चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, इस चैनल पे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल होती हैं जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके लिए यूज़फुल हैं। ये जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सब्जेक्ट से रिलेटेड लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और बेसिकली ये जो सीरीज़ मैंने बनाई है वो फर्स्ट ईयर में जो ये सब्जेक्ट चलता है उसको ध्यान में रख के बनाई है। उस सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है ये। पहला लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, डेफिनेशन बताई थी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, उसका लिंक आपको राइट साइड में मिल जाएगा। और जो दूसरा लेक्चर था उसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो हैं उनके बारे में आपको बताया था कि डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बेसिकली होते कौन कौन से हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं आपको राइट साइड में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो प्रीवियस लेक्चर्स को। ठीक है। वैसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे स्किप करना है तो आप उसके थ्रू कर सकते हो। और जो प्लेलिस्ट बनाई है ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सीरीज की, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। वहां पे इस सब्जेक्ट की सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी। तो आज का जो लेक्चर है उसमें बेसिकली हमें क्या करना है, फेरस मटेरियल्स के बारे में देखना है। एज अ इंजीनियर हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इंजीनियरिंग मटेरियल्स जो हैं, यहाँ पे कई सारे मटेरियल्स जो नॉन मेटल्स हैं वो नहीं दिए गए हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में यूज ही नहीं होते। जैसे आप कहेंगे भाई ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इस तरीके के मटेरियल्स इन क्लासिफिकेशंस में क्यों नहीं दे रखे? क्योंकि उनका जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में यूज है वो बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है। तो हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो मेटेलिक, ऑब्वियस सी बात है, जो कि मेटल्स से रिलेटेड है, और नॉन मेटेलिक। ठीक है। मेटेलिक में फिर क्या आ जाता है, आपके फेरस मटेरियल्स। फेरस मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं? जिनमें जो आयरन है वो मेजर रोल प्ले करता है। फेरस मटेरियल क्या है? आयरन, और उसके जो अलॉयज हैं उनको फेरस मटेरियल बोल दिया जाता है। जिसमें आपका पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ स्टील है और कास्ट आयरन है। नॉन फेरस में जिनमें आयरन का रोल उतना नहीं होता, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, टिंक, जिंक, ये सब जो हैं वो नॉन फेरस मटेरियल्स में आते हैं। ठीक है। जो ये वाला लेक्चर है हमारा, उसमें इस पोर्शन जो है फेरस मटेरियल में भी कास्ट आयरन पे मेरा फोकस ज़्यादा है। ठीक है। बाकी ये नॉन मेटेलिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? आपके सारे पॉलीमर्स जो हो गए, जैसे कि प्लास्टिक, वुड, पेपर, ये सब चीज़ें हो गई। और कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि सिरामिक्स हो गया, आपका सीमेंट हो गया, ये सब नॉन मेटेलिक होते हैं। तो अब आते हैं मेन फोकस जो है लेक्चर का, हमें फेरस मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डे टू डे लाइफ में बहुत यूज किया जाता है आपका। जैसे कि स्टील में भी आपको स्टेनलेस स्टील एक कैटेगरी ऑफ स्टील होती है जो कि बर्तन वगैरह बनाने के काम आती है। आजकल जो ग्रिल्स घरों की बन रही हैं, डोर्स बन रहे हैं, वो स्टेनलेस स्टील के बन रहे हैं। तो आपके आसपास बहुत ही मेजर यूज होता है फेरस मटेरियल्स का, तो हमें उनके बारे में देखना है। फेरस मटेरियल जो है बेसिकली मैं दो पार्ट में कवर करूंगा। इस पार्ट में एक तो पिग आयरन के बारे में बताऊंगा, एक रॉट आयरन क्या होता है, और तीसरी चीज जो मेजरली डिस्कस करनी है, कास्ट आयरन क्या है और उसके टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है। ये चीजें मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा, और स्टील के बारे में जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरा का पूरा सेपरेट लेक्चर उस पे लाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है फेरस मटेरियल्स क्या होते हैं। फेरस मटेरियल ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो आयरन होता है। ठीक है। आयरन में ही आप सम अदर चीजें, कोई अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिला रहे हो और आपके डिफरेंट मटेरियल्स बन रहे हैं, पर मेजर रोल कौन प्ले कर रहा है? यहाँ पे आयरन प्ले कर रहा है। तो उन मटेरियल्स को क्या बोला जाता है? फेरस मटेरियल बोला जाता है। फेरस मटेरियल के एग्जाम्पल क्या क्या है भाई? पिग आयरन जो है, अभी सारी चीजें आपको क्लियर होंगी आगे।
पिग आयरन जो है वो फेरस मटेरियल है, रॉट आयरन फेरस है, कास्ट आयरन, स्टील और उसके अलॉयज ये सब किस में आते हैं, फेरस मटेरियल्स में आते हैं। ठीक है, अच्छा, द प्रिंसिपल रॉ मटेरियल फॉर फेरस मेटल इज पिग आयरन। इसका क्या मतलब होता है, देखो जैसे कि आपकी आयरन ओर होती है, ठीक है, आप माइनिंग करके आयरन ओर को अर्थ से निकालते हैं, ठीक है। आयरन जो है वो अर्थ में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आयरन ओर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब वो हेबेटाइट हो, मैग्नेटाइट हो या लिमोनाइट हो या साइडराइट हो, इस फॉर्म में आपका आयरन जो है वो अवेलेबल होता है अर्थ में। ठीक है, उसको आप माइनिंग करके निकालते हो, फिर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस आपका उस पे किया जाता है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, आयरन ओर से एक्सट्रैक्शन प्रोसेस या फिर रिडक्शन करना है बेसिकली। देखो जैसे मान लो हेमेटाइट की फॉर्म में आपका आयरन अवेलेबल है, तो यहां पे ये जो ऑक्सीजन अवेलेबल है इसका रिडक्शन कराना है आपको। ठीक है, तो डिफरेंट मेटलर्जिकल प्रोसेस से आप रिडक्शन कराते हो, फिर आपको जो प्रोडक्ट मिलता है, सबसे पहला प्रोडक्ट जो आयरन ओर के बाद मिलता है उसको क्या बोलते हैं, हम पिग आयरन बोलते हैं। ठीक है, पिग आयरन का इस्तेमाल करके ही रॉट आयरन बनाओगे, कास्ट आयरन बनाओगे, स्टील बनाओगे, पर आयरन ओर से डायरेक्टली आपको क्या मिलेगा, पिग आयरन मिलेगा। वो कैसे मिलता है अभी आगे थोड़ा सा देखेंगे, उसके बारे में भी। आगे पढ़ते हैं। फेरस मटेरियल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर और डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे आपके प्रोडक्ट्स हैं, यूटेंसिल्स से लेके और जैसे आपकी ऑटोमोबाइल्स में गियर्स यूज होती हैं, डिफरेंट पार्ट यूज होते हैं, पुलीज बनते हैं, सब आपके किसके होते हैं, फेरस मटेरियल्स के होते हैं। ठीक है, फेरस मटेरियल में आप कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी ऐड कर सकते हो। वो प्रॉपर्टीज ऐड करने के दो तरीके हैं बेसिकली, या तो आपका जो भी फेरस मटेरियल है उसका हीट ट्रीटमेंट करवा के, या फिर उसमें सर्टेन एलिमेंट्स ऐड कर देते हो। जैसे मान लो आपने क्रोमियम ऐड कर दिया, मॉलिबेडनम ऐड कर दिया, वेनेडियम ऐड कर दिया, इनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऐड कर देते हो, जिससे कि फेरस मटेरियल की प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या हो जाती है, एनहांस हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो क्या होता है कि जो आयरन ओर होता है उसको आप क्या करते हो, ये चलो पिग आयरन पे चलते हैं सबसे पहले और वहां से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये जो आपको डायग्राम दिखा रखा है इसको बोलते हैं पिग आयरन। इसका नाम बेसिकली पिग आयरन क्यों पड़ा है, क्योंकि जब आप फर्नेस में इसको बनाते थे तो इस शेप के प्रोडक्ट आप इससे बनाते थे, जो कि कैसे लगते हैं, एक रेक्लाइनिंग पिग, यानी कि एक तरीके से बैठा हुआ जो पिग है उसके शेप की तरीके से लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस आयरन का नाम क्या पड़ा, पिग आयरन पड़ा। अब एक चीज यहां पे समझने की जरूरत है कि आप आयरन ओर से पिग आयरन बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पे ये नाम पता होना चाहिए, ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस का इस्तेमाल क्यों होता है, आप जो माइनिंग करके आयरन ओर अर्थ में से निकालते हो उसको पिग आयरन में कन्वर्ट करने के लिए जो फर्नेस यूज करते हो उसी का नाम क्या है, आपका ब्लास्ट फर्नेस है। ठीक है, यहां पे आपको क्या दे रखा है, ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम दे रखा है। इसको ब्लास्ट फर्नेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो यहां पे आप क्या करते हो, काफी हॉट एयर की सप्लाई करते हो यहां पे। ठीक है, नीचे से काफी हॉट एयर की सप्लाई करते हो, तो यहां पे देखोगे आप कि नीचे जो है वो हाई टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है, और जैसे जैसे वो एयर ऊपर जाती है तो थोड़ा लो टेम्परेचर देखने को मिलता है। ये डिफरेंट जोन में अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, रिडक्शन रिएक्शंस बेसिकली होते हैं। ये सब ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको क्या ध्यान देना है कि आपने जो आयरन ओर था उसमें कोक और लाइमस्टोन डाल के, ठीक है, कोक और लाइमस्टोन को ऐड करके यहां से एंट्री करवाई इस फर्नेस में। ठीक है, फिर वो जैसे जैसे नीचे जाता जाता है उसका रिडक्शन होता जाता है और यहां पे आपको वो मोल्टन आयरन मिलता है। ठीक है, इसके ऊपर ये क्या है, मोल्टन स्लैग है। मतलब देखो जैसे जैसे वो नीचे आता जाएगा, इससे मोल्टन आयरन जो आपको मिला
उससे इम्प्योरिटीज जो हैं वो अलग होती जाएंगी और वो एक सेपरेट लेयर फॉर्म कर लेती हैं आपके प्योर मेटल के ऊपर। जो प्योर आपको यहाँ पे आयरन मिला, मोल्टन आयरन जो मिला, उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेती हैं और इस इम्प्योरिटीज को यहां से हटाने के लिए ये एक अलग होल दिया जाता है, क्योंकि इम्प्योरिटीज लाइटर होती हैं, वो ऊपर सेटल हो जाएंगी और आप इस ऊपर वाले होल से इम्प्योरिटीज अलग कर सकते हो और नीचे वाले होल से क्या कर सकते हो, आयरन निकालते हो। ठीक है, यहां से जो लिक्विड आयरन आपका निकल रहा है उसको फिर इस शेप में कास्ट कर दिया जाता है, उसकी कास्टिंग जो है वो इस शेप में कर दी जाती है और उस आयरन को क्या बोला जाता है, पिग आयरन बोला जाता है। ठीक है, यहां पे यही चीज लिखी हुई है, पिग आयरन वॉज ओरिजिनेटेड इन अर्ली डेज बाय रिडक्शन ऑफ आयरन ओर्स इन ब्लास्ट फर्नेस। आयरन ओर जो जमीन से आयरन मिल रहा है उसका रिडक्शन करा रहे हैं हम ब्लास्ट फर्नेस में, जिससे जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है, आपका पिग आयरन होता है। और इसको पिग आयरन क्यों बोला गया, क्योंकि जो प्रोडक्ट आप फाइनल कास्टिंग ले रहे हो वो एक तरीके से बैठे हुए पिग की शेप में लगती है, इसीलिए एंशिएंट टाइम से इसका नाम जो है पिग आयरन ही चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। It is produced in blast furnace and is the first product in the process of converting iron ore into useful ferrous metal। मतलब पहला प्रोडक्ट है ये जो कि आयरन ओर के बाद आपको मिलता है। फिर पिग आयरन का इस्तेमाल करके ही आप अलग अलग चीजें बनाते हो, चाहे रॉट आयरन बना रहे हो, चाहे कास्ट आयरन बना रहे हो, चाहे स्टील बना रहे हो, इसी का इस्तेमाल करके आप ये सब चीजें बनाते हो। ठीक है, यहां पे ये चीज बताई हुई है कि किस तरीके से वो ब्लास्ट फर्नेस में वो काम करता है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आती है कि पिग आयरन में जो कार्बन का कंटेंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। ठीक है, कार्बन का कंटेंट काफी ज्यादा होता है, 3.8 से 4.7% तक यहां पे कार्बन होता है, जो कि क्या करता है, इसकी यूजेबिलिटी को कम कर देता है। देखो यार, जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट होगा आयरन में, एक सिंपल रूल याद रखना, जितना ज्यादा आयरन में कार्बन का कंटेंट होगा उतना ही जो प्रोडक्ट है, जो मटेरियल है, वो क्या होगा, ब्रिटल होगा, वो आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, तो आप उसको डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। अब उसकी ब्रिटलनेस इतनी ज़्यादा है तो आप डायरेक्टली पिग आयरन को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका कार्बन कंटेंट हाई है, जिससे ब्रिटलनेस ज़्यादा है और इसीलिए उसका यूज़ नहीं हो सकता डायरेक्टली। तो आपको पिग आयरन को डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दे रखा है कि कैसे आप अलग अलग प्रोडक्ट्स पिग आयरन से बनाते हो। अगर पिग आयरन को आप क्यूपोला फर्नेस जो होता है, ये भी क्या है, एक टाइप ऑफ फर्नेस, जो कि आपको डिटेल में पढ़ना है, आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो अगर पिग आयरन को आपको किस में कन्वर्ट करना है, कास्ट आयरन में, तो कौन सा फर्नेस यूज होता है, क्यूपोला फर्नेस यूज होता है। पिग आयरन को ही अगर आपको रॉट आयरन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, रॉट आयरन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए कौन सा फर्नेस यूज होता है, पुडलिंग फर्नेस यूज होता है। पिग आयरन को आपको स्टील में कन्वर्ट करना है, स्टील में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा फर्नेस यूज होगा आपका, बेसेमर है, ओपन हर्थ है, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फर्नेस जो है उनमें यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको पिग आयरन समझ में आ गया होगा क्या होता है। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, रॉट आयरन क्या होता है। ठीक है, तो रॉट आयरन बेसिकली सबसे प्योर फॉर्म ऑफ आयरन है, जिसमें अराउंड 99.5% आयरन आपका होता है। ठीक है, कई केसेस में ये 99.9% प्योर आयरन भी आपको अवेलेबल होता है। ठीक है, कैसे बनता है ये, पिग आयरन को रीमेल्ट कर दिया जाता है पुडलिंग फर्नेस में। ये देखिए, ये एक डायग्राम है आपका पुडलिंग फर्नेस। ठीक है, इसकी वर्किंग समझने की आपको जरूरत नहीं है, उतना डिटेल में नहीं जाना है। तो इसमें क्या करते हैं, हम रीमेल्ट करते हैं पिग आयरन के, जो ये पीसेस थे आपके पिग आयरन के, वो रीमेल्ट कर दिए जाते हैं पुडलिंग फर्नेस में, और वहां से आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है, रॉट आयरन होता है। ठीक है, इसमें थोड़ी मात्रा जो है सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस की भी होती है। ठीक, नेक्स्ट चीज आती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, रॉट आयरन की बेसिकली प्रॉपर्टीज क्या है। टफनेस इसकी काफी ज्यादा होती है, मेलेबल है, ये डक्टाइल है,
इजीली इसको फोर्ज या फिर वेल्ड किया जा सकता है। पर एक चीज जो है इसमें सडन शॉक्स या फिर इंपैक्ट लोड ये नहीं ले सकते। एकदम से अगर कोई फोर्स आ जाती है तो उतना ज्यादा ये अच्छे नहीं है उस चीज के लिए। अब ये कहां पे यूज किए जाते हैं? रॉट आयरन जो है चेन्स बनाने में, क्रेन हुक बनाने में, रेलवे कपलिंग बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी चीज आती है वो क्या आता है? कास्ट आयरन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक, कास्ट आयरन बेसिकली क्या है? देखो सिंपल सी बात करें तो ये एक अलॉय है। किसका किसका अलॉय है? आयरन और कार्बन का अलॉय है। ठीक है, कास्ट आयरन क्या होता है? आयरन और कार्बन का अलॉय होता है। स्टील की अगर मैं बात करूं तो वो भी किसका अलॉय होता है? आयरन और कार्बन का अलॉय होता है स्टील भी। पर अगर मैं रफ लैंग्वेज में बात करूं तो 2% से अगर कम कार्बन आपका प्रेजेंट है, ठीक है, 2% कार्बन से अगर कम मात्रा प्रेजेंट है आयरन में तो उसे स्टील बोल दिया जाता है। 2% से ज्यादा कार्बन अगर आपका प्रेजेंट है तो उसको क्या बोल दिया जाता है? कास्ट आयरन बोल दिया जाता है। दोनों ही स्टील और कास्ट आयरन आयरन अलॉयज हैं जिसमें कार्बन की मात्रा पे डिपेंड करता है कि उसका नाम क्या रखना है। स्टील बोलना है तो 2% से कम कार्बन होना चाहिए, कास्ट आयरन बोलना है तो 2% से ज्यादा आयरन होना चाहिए। उसमें 2% से लेके बेसिकली मैक्सिमम ये जा सकता है 6% के आसपास तक जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जाता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कास्ट आयरन होता क्या है। अच्छा, कास्ट आयरन बनता कैसे है? पिग आयरन को आप रीमेल्ट करते हो क्यूपोला फर्नेस में तो आपको क्या मिलता है? कास्ट आयरन मिलता है। ठीक है, ये फेरस अलॉयज हैं जिसमें कार्बन कंटेंट जो है 2.14% से कम होता है। मैंने बता दिया था आपको रफली अबव है ये, ध्यान रखना अबव है ये। ठीक है, 2% से अगर ज्यादा कार्बन है तो वो जो प्रोडक्ट मिल रहा है आपको उसको क्या बोलते हैं? कास्ट आयरन बोलते हैं। एक्चुअल प्रैक्टिस में 3 से 4.5% कार्बन आपको देखने को मिलता है। मैक्सिमम जो लिमिट है वो 6% के आसपास है। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। दे बिकम कंप्लीटली लिक्विड एट टेम्परेचर्स बिटवीन 1150 to 1300 डिग्री सेल्सियस। देखो यार, इसको कास्ट आयरन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, एक चीज याद रखना है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो स्टील से भी कम होता है। ठीक है, स्टील से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। अब किसी चीज का मेल्टिंग पॉइंट कम है तो वो क्या हो जाएगा? लिक्विड में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये मेटल लिक्विड में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा तो कास्टिंग करने में इसको क्या होगी? हमें आसानी रहेगी। इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? कास्ट आयरन। क्यों? क्योंकि इस आयरन को कास्ट करने में हमें बहुत आसानी होती है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होता है एज कंपेयर टू स्टील। स्टील का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि इसको कास्ट आयरन क्यों बोला जाता है। कास्ट आयरन है क्या, उसमें कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है और किस फर्नेस में, क्यूपोला फर्नेस में वो बनाया जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को। यहां पे ये देख सकते हैं, ये जो आपका फ्राइंग पैन बना है ये बेसिकली कास्ट आयरन का बना हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आता है टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन। ठीक है, थोड़े बहुत टाइप्स हैं जिनकी बेसिक डिटेल आपको देखनी है। अगर मान लीजिए जैसे ये फर्स्ट ईयर को ध्यान में रख के मैं लेक्चर्स बना रहा हूं, इसीलिए मैं बहुत बेसिक ही कंटेंट इसमें रख रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। क्यों? ताकि सब लोग इसको आसानी से समझ सकें। अब देखो भाई, कास्ट आयरन है ये तो ऑब्वियस सी बात है इसमें आयरन और कार्बन होगा। ठीक है, अब अगर कार्बन जो हमारा प्रेजेंट है कास्ट आयरन में वो ग्रेफाइट फ्लेक्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। यहां पे अभी डायग्राम से आपको क्लियर होगा। ये देखो, कास्ट आयरन है ये, पर ये जो हमारा कार्बन प्रेजेंट है वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है? फ्लेक्स ऑफ ग्रेफाइट की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो उस कास्ट आयरन को क्या बोल दिया जाता है? ग्रे कास्ट आयरन बोल दिया जाता है। इसका नाम
ग्रे कास्ट आयरन क्यों पड़ा? क्योंकि जब आप कोई भी मान लो एक रॉड लेते हो ग्रे कास्ट आयरन से बनी हुई, उसको बीच में से तोड़ते हो, तो जो आपको सरफेस मिल रहा है ना, उसमें ग्रेइश अपीयरेंस आता है। ठीक है, उसमें किस तरीके का अपीयरेंस आता है? ग्रेइश अपीयरेंस आता है। और वो ग्रेइश अपीयरेंस क्यों आ रहा है? इस ग्रेफाइट फ्लेक्स की वजह से वो ग्रेइश अपीयरेंस आ रहा है, इसीलिए इसको ग्रे कास्ट आयरन बोल देते हैं। अगर परसेंटेज की बात करें, एक रफ आइडिया यहां पे दिया गया है, कार्बन परसेंटेज 2.5 से 3.8%, बाकी सिलिकॉन, मैग्नीज और फास्फोरस, सल्फर, और बाकी जो बच गया वो क्या है आपका? सारा का सारा आयरन है। और भाई कास्ट आयरन है तो ऑब्वियस सी बात है क्यूपोला फर्नेस में बनेगा ये। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। अब ग्रे कास्ट आयरन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, यहां पे ये देखो, जब फ्रैक्चर होता है तो ग्रे कलर आपका दिखता है। ये सारी प्रॉपर्टीज तो है ही हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो ग्रे कास्ट आयरन की होती है वो क्या होती है? हाई वाइब्रेशन डैम्पिंग कैपेसिटी। मतलब ये जैसे कोई वाइब्रेशंस आ रही हैं तो उन वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसका फीचर क्या है? ये उन वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए जैसे जो आपकी बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, जैसे कि लेथ मशीन है आपका, उनके जो बेड्स बनते हैं, मतलब वो मशीन रखने के लिए आप क्या करते हो? बेड्स बनाते हो जहां पे मशीन रखी जाती हैं, तो वो किसके बना दिए जाते हैं? ग्रे कास्ट आयरन के। क्यों? क्योंकि ये मशीन जब चलेगी, भाई बड़ी बड़ी मशीन्स हैं वो चलेंगी तो वाइब्रेशंस पैदा होंगी, उन वाइब्रेशंस को ये ग्रे कास्ट आयरन क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एक मेजर रोल होता है मशीन टूल बॉडीज या फिर मशीन टूल के बेड्स जो बनते हैं वो इस मटेरियल के बनते हैं। पाइप फिटिंग्स बनती हैं, ठीक है, सिलेंडर ब्लॉक्स बनते हैं, पाइप्स बनते हैं, सब इनके ग्रे कास्ट आयरन के। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, एक बार नजर मार लेना आप लोग। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो मैंने यहां पे आपको बता दी है। नेक्स्ट जो कास्ट आयरन आता है टाइप, वो क्या आता है आपका? व्हाइट कास्ट आयरन। व्हाइट कास्ट आयरन क्यों बोला गया इसे? क्योंकि जब आप मान लो व्हाइट कास्ट आयरन से बनी कोई रॉड लेते हो और बीच में से ब्रेक करते हो, तो जो सरफेस आपको मिलता है उस पे जो अपीयरेंस आता है वो व्हाइटिश अपीयरेंस आता है। ठीक है, इसको चिल्ड कास्ट आयरन भी बोल दिया जाता है। अब वो जो व्हाइट अपीयरेंस यहां पे आप देख सकते हो, ये व्हाइट अपीयरेंस आता है, और इसमें जो कार्बन आपका प्रेजेंट होता है वो बेसिकली किस में फॉर्म में प्रेजेंट होता है? आयरन कार्बाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कार्बन जो प्रेजेंट है वो किसकी फॉर्म में है? आयरन कार्बाइड। इसमें क्या था? ग्रेफाइट की फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट था, पर इसमें क्या है? आयरन कार्बाइड Fe3C, इसको क्या बोलते हैं? आयरन कार्बाइड बोलते हैं, उसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यहां पे ये देख सकते हो, ये जो ब्लैक ब्लैक पोर्शंस हैं ये क्या है? आपके आयरन कार्बाइड है। और आयरन कार्बाइड क्या होता है? बहुत ही हार्ड और ब्रिटल होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब यार देखो, ये पूरा का पूरा आपका व्हाइट कास्ट आयरन है, उसमें ये आयरन कार्बाइड के पार्टिकल्स जो हैं इस तरीके से प्रेजेंट हैं, बीच बीच में प्रेजेंट हैं, जो कि बहुत हार्ड हैं और डक्टाइल ब्रिटल हैं। तो बहुत हार्ड होने के कारण इनकी मशीनिंग जो है वो क्या हो जाती है? डिफिकल्ट हो जाती है। अब भाई जगह जगह ऐसे पोर्शन रहेंगे जो कि बहुत ही हार्ड हैं, तो उसकी जो मशीनिंग है वो क्या हो जाएगी? काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए इनका काम कहाँ पे होता है? एब्रेजन रेजिस्टेंट की तरह पे इनको यूज किया जाता है। एब्रेजन रेजिस्टेंट का क्या मतलब होता है? भाई अब इतने हार्ड पार्टिकल्स हैं ये, तो इनका वियर जो होना है वो काफी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये जहां पे भी आपको ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जहां पे वियरिंग ज्यादा ना हो, तो वहां पे आप इन व्हाइट कास्ट आयरन का इस्तेमाल कर सकते हो। केमिकल कंपोजिशन रफ देख लो, यहाँ पे कार्बन की परसेंटेज इतनी रहती है, बाकी सारी परसेंटेज इतनी है, और रिमेनिंग आपका आयरन है। इतना ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है ये चीजें, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक, अच्छा, ये कहाँ पे यूज होती हैं? हार्ड और एब्रेजन रेजिस्टेंट सरफेसेस, जैसे कि कार की रिम बना रहे हो आप, जो टायर की रिम होती है, या फिर रेलवे की ब्लॉक बना रहे हो, ब्रेक का जो ब्लॉक होता है, जैसे आपने साइकिल में देखा होगा ना, जैसे ये साइकिल की रिम है तो उसमें एक साइड में ये ब्रेक का ब्लॉक होता है, तो रेलवे के लिए आपको क्या करना पड़ता है? मेटल का ब्लॉक बनाना पड़ता है, वो व्हाइट कास्ट आयरन का बनता है। ठीक है, ये उसका डायग्राम है।
प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाइट कास्ट आयरन देख लेते हैं जल्दी से। इसमें ब्राइट फ्रैक्चर आपको देखने को मिलता है, और वो ब्राइट फ्रैक्चर किस वजह से होता है, ये जो आयरन कार्बाइड आपका अवेलेबल है उसकी वजह से ये वाइट फ्रैक्चर आपको देखने को मिलता है। वियर रेजिस्टेंट होता है क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत हार्ड हैं, डिफिकल्ट टू मशीन होता है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कास्ट आयरन जो आता है वो क्या आता है, डक्टाइल या फिर नॉडुलर कास्ट आयरन। इसमें क्या होता है, जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो स्फेरिकल फॉर्म में आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये देखिए आप स्फेरिकल फॉर्म में जो है नॉडुलर फॉर्म जिसको बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम नॉडुलर कास्ट आयरन पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो स्फेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बेसिकली ये बनता कैसे है, जब आप जो कास्ट आयरन है हमारा उसमें मैग्नीशियम या फिर सीरियम ऐड कर देते हैं। ठीक है, नॉर्मल आपका कास्ट आयरन है उसमें मैग्नीशियम या फिर सीरियम आपने ऐड कर दिया, तो जो ग्रेफाइट था यानी कि जो कार्बन था आपका वो कैसी फॉर्म ले लेता है, नॉडुलर या फिर स्फेरॉइडल फॉर्म ले लेता है। ठीक है, और उस कास्ट आयरन को डक्टाइल या फिर नॉडुलर कास्ट आयरन बोलते हैं। इसको डक्टाइल कास्ट आयरन क्यों बोला गया, क्योंकि जब आपका ग्रेफाइट जो है वो ऐसे स्फेरिकल शेप ले लेता है तो आपके जो मटेरियल है उसकी डक्टिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और डक्टिलिटी बढ़ जाती है इसीलिए इसको क्या बोल दिया, डक्टाइल कास्ट आयरन बोल दिया। नॉर्मली कास्ट आयरन जो होता है वो आपका ब्रिटल माना जाता है, पर बाकी कास्ट आयरन के कंपैरिजन में ये थोड़ा ज्यादा डक्टाइल है। अगर कोई पूछे कास्ट आयरन कैसा होता है, ब्रिटल होता है, पर बाकी के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा ज्यादा डक्टाइल है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ये देखो लिखा हुआ है मोर डक्टाइल देन ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। कहां यूज होता है ये, वॉल्व्स बनाने के लिए, पंप की बॉडीज, क्रैंकशाफ्ट, गियर्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, और यहां पे इसकी कंपोजिशन आपको दी गई है। ठीक, नेक्स्ट टाइप ऑफ कास्ट आयरन जो आता है वो क्या आता है आपका, मेलिएबल कास्ट आयरन। इसमें बेसिकली क्या होता है, मेलिएबल कास्ट आयरन में जो कार्बन प्रेजेंट है वो ग्रेफाइट की फॉर्म में तो प्रेजेंट है, पर अब स्फेरिकल ना होके रोजेट शेप में प्रेजेंट है। रोजेट मतलब रोज लाइक शेप, यहां पे आप देख सकते हो ना, ये जो शेप बनी हुई है रोजेट्स बने हुए हैं, रोज की तरीके से ये चित्ते से बने हुए हैं, उसके उस फॉर्म में आपका यहाँ पे ग्रेफाइट जो है वो इसमें प्रेजेंट है, कार्बन जो है वो इस फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, बेसिकली कार्बन कंटेंट इसमें 2.3 से 2.7 रहता है, सिलिकॉन का कंटेंट इसमें रहता है। अब ये बनाते कैसे हैं मेलिएबल कास्ट आयरन, जो आपका व्हाइट कास्ट आयरन होता है, ठीक है, उसको आप क्या करते हो, व्हाइट कास्ट आयरन जो होता है उस पे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस लगाते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको पता है व्हाइट कास्ट आयरन में सीमेंटाइट होता था, वो सीमेंटाइट जो है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ग्रेफाइट पार्टिकल्स हैं उनकी शेप कैसी रहती है, रोजेट फॉर्म में रहती है। अब ये हीट ट्रीटिंग जो आप कर रहे हो व्हाइट कास्ट आयरन की, उसका मतलब क्या है कि भाई पहले तो आप 950 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट करके छोड़ देते हो, और फिर 720 थोड़ा ठंडा होने के बाद 720 डिग्री सेल्सियस पे उसको छोड़ देते हो, तब जाके ये जो सीमेंटाइट होता है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और उस ग्रेफाइट की शेप कैसी होती है, रोजेट की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे ये जो ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है वो रोजेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसका फायदा क्या है भाई, देखो व्हाइट कास्ट आयरन जो था वो काफी ब्रिटल था। सीमेंटाइट मतलब Fe3C आयरन कार्बाइड को ही सीमेंटाइट बोलते हैं उसके प्रेजेंस की वजह से। पर अब इसमें क्या हो गया, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, डक्टिलिटी जो है वो बढ़ गई। ठीक है, तो इसी को क्या बोल दिया गया, मेलिएबल कास्ट आयरन। कहां पे यूज होता है ये, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंटेशंस, हिंजेस, डोर कीज, स्पैनर्स वगैरह बनाने के लिए आपका ये यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको कास्ट आयरन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। रॉट आयरन और पिग आयरन के बारे में भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी है तो ये ईमेल एड्रेस है मेरा, जहां से आप मेरे पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का उसमें टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो में हम स्टील के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। थैंक यू।